द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस वीडियो में हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में। हम काफ़ी स्टूडेंट्स के नज़दीक हमने एक स्टेटमेंट तो जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो तो याद किया होता है, लेकिन इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का उनको मतलब पता नहीं होता कि बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है क्या। तो ग्रिफिथ ने ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल से इसको समझाया हुआ है। तो हम इसको देखेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली क्या चीज़ है। कंसिडर करें हमारे पास एक लंबी रस्सी है और आप उसे एक प्रोडिकली एक खास फ्रिक्वेंसी से आप उसे वेव कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह आपको नज़र आएगी एक साइड से, लेट से ये वेव ट्रेवल होती नज़र आ रही है आपको इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से रिपल जो जनरेट हो रहे हैं, जो पम्प्स जनरेट हो रहे हैं, वो राइट हैंड साइड पे मूव हो रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई, और वो क्वेश्चन ये है, वेयर इज द वेव इन फिगर। तो आपके पास जो ये वेव है वो कहाँ है इसमें। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब सा नजर आएगा आपके। ये जो वेव है ये थ्रू आउट स्पेस, यहाँ से जो इस केस में हमारे पास तकरीबन 5 फीट से लेके 50 फीट तक ये स्प्रेड है। तो कम बेसिकली कहीं नहीं है वेव, बल्कि एक स्पेस में थ्रू आउट स्प्रेड है, जो हमें यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया गया है। अब अगर इसी सेम सिनेरियो पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज वेवलेंथ, तो इसका आप प्रिसाइजली आंसर दे सकते हैं, अच्छे से आंसर दे सकते हैं कि आप एक क्रस्ट को और एक ट्रफ की मेजरमेंट कर लें इस तरह से, तो आपको पता चला है कि वेवलेंथ क्या है। ये इसका आंसर देना आसान है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा रीजनेबल लगता है। तो ये तकरीबन यहाँ पे 6 फुट के करीब है। आपके पास थ्रू आउट ये वेव है जो स्पेस में स्प्रेड हुई हुई है। वहां पे हमने दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन था कि वेव कहाँ है, वो आपको रीजनेबल क्वेश्चन मालूम नहीं होता इस केस में, क्योंकि वेव जो है थ्रू आउट स्प्रेड है। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन आपको रीजनेबल नजर आ रहा है, वो ये है कि वेवलेंथ क्या है, उसका आप प्रिसाइसली आंसर दे सकते हैं। अब सेकंड केस है हमारे पास कि हम पूरी वेव जनरेट नहीं करते, बल्कि एक सिर्फ रिपल बम्प जनरेट करते हैं रोप में, इसमें रस्सी में। तो ये सिर्फ आपने एक बम्प जनरेट किया है रस्सी में, तो ये ट्रैवल हो रहा है टुवर्ड्स राइट। तो फिर दोबारा आपसे यही क्वेश्चन अगर दो किए जाएं कि वेयर इज द वेव, कि वेव कहाँ पे है, इसका अब आपको ये क्वेश्चन जो है रीजनेबल नजर आएगा। पहले देखें रीजनेबल क्वेश्चन ही था, लेकिन अब ये आपको रीजनेबल क्वेश्चन लग रहा है, और आप फिर बता सकेंगे ये तकरीबन 25 फीट पे है ये जो वेव है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, पहले हमने देखा था वो ये क्या, व्हाट इज वेव लेंथ। तो वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पे क्लियर नहीं है इस केस में कि वेवलेंथ क्या है। तो आप यहाँ पे दोनों देखें, एक्सट्रीम देख रहे हैं कि एक केस में हमारे पास अगर वेव थ्रू आउट स्पेस स्प्रेड है, तो आप उसकी लोकेशन नहीं बता सकते कि एक पिन पॉइंट के इस जगह पे वेव है, बल्कि आप उसकी वेवलेंथ बता सकते हैं। और दूसरे केस में हमारे पास एक रिपल जनरेट हुआ है उनके लोकलाइज्ड वेव कहने से, तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं, और जो चीज़ नहीं बता सकते उसकी वेवलेंथ है। तो ये जो चीज़ है ये हर किस्म की वेव पे ना अप्लाई होती है, खा वो हमारे पास स्ट्रिंग में है वेव, वो या वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या फिर हमारे पास वो वेव फंक्शन है, उसमें सेम आइडिया अप्लाई होगा। और जहाँ तक लैम्डा की बात है, तो लैम्डा आप रिलेट कर सकते हैं एक मोमेंटम से बाय यूजिंग डी ब्रोगली फार्मूला। तो डी ब्रोगली फार्मूला में कहता है पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, कि एक पार्टिकल जिसका जो मोमेंटम है उस मोमेंटम के साथ एक एसोसिएट करती है वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ ही है। तो एच की जगह पे मैंने एच कट की फॉर्म में लिखा है इसे, एच की जगह पे आ गया 2 पाई एच कट ओवर लैम्डा। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो अनसर्टेनिटी है इसमें, कि हमारे पास आप वेवलेंथ नहीं बता सकते, ये वो डायरेक्टली रिलेटेड है मोमेंटम से। अगर आप बता सकते हैं तो आप बेसिकली, अगर वेवलेंथ बता सकते हैं तो मोमेंटम बता सकते हैं, अगर वेवलेंथ नहीं बता सकते आप, तो आप मोमेंटम नहीं बता सकते। तो जो अनसर्टेनिटी लैम्डा में आएगी वही अनसर्टेनिटी प्रोपोगेट हो जाएगी मोमेंटम में। आप या कह लें कि दोनों सेम बात है। तो स्प्रेड हमारा जो कॉरस्पॉन्ड करेगा लैम्डा में, तो वही प्रोपोगेट होगा मोमेंटम में। और जो मोमेंटम और लैम्डा में स्प्रेड या अनसर्टेनिटी एक एक ही बात है। तो हमारे जो जनरल ऑब्जर्वेशन है वो हमें ये बताती है कि अगर आप मोमेंटम जो प्रिसाइजली अगर मेजर करते हैं, तो आपका पोजीशन जो है कि वो अनसर्टेन होगी, ठीक है। और अगर आपके पास पोजीशन प्रिसाइज है तो मोमेंटम अनसर्टेन है। इस चीज़ का मतलब क्या है वो हम देख लें, बाद में लिखते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि सिग्मा एक्स हमारे पास स्टैंड डेविएशन एक एक्स है, स्प्रेड इन एक्स।
और सिग्मा पी स्टैंडर्ड डेविएशन मोमेंटम है। ये दोनों चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन कर चुके हैं कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास अगर डिस्क्रीट वेरिएबल हो या आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल है, इस केस में हमारे पास तकरीबन दोनों कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो ये जो रिलेशन है अनसर्टेनिटी का कि आप ये हमेशा आपके पास दो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स में एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास जो एक्स हैं और पी हैं ये कॉन्जुगेट वेरिएबल हैं। इसी तरह हमारे पास आप देखोगे कि एनर्जी और टाइम है, कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हम कहते हैं, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म टूल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मोमेंटम स्पेस से फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप करें तो आप पोजीशन स्पेस में चले जाएंगे, पोजीशन स्पेस या मोमेंटम स्पेस में जा सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं, तो इनको कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहते हैं। और ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिकल है, और अगर आप इसको फिजिक्स की टर्म में देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इन दोनों के दिमाग में अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड करेगा। इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम का है, उसकी भी फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मिल जाएगी कि आप टाइम से आप फोरियर में जा फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से आप टाइम स्पेस में जा सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म डुअल्स हैं दोनों, फ्रीक्वेंसी और टाइम। और अगर आप इसको इधर रखेंगे इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इनमें दोनों में अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड करेगा। तो मैंने आपको एज इट इज अनसर्टेनिटी रिलेशन दे दिया है, इसको ड्राइव नहीं किया। तो हम थर्ड चैप्टर में जो फॉर्मुलेशन देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की, फिर ये जनरल अनसर्टेनिटी रिलेशन ड्राइव करेंगे। फिलहाल हम इस चीज़ पे जोर देंगे कि अनसर्टेनिटी रिलेशन का मतलब बेसिकली क्या है, जो मैंने ये लिखा, सिग्मा पी सिग्मा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच का टू। तो स्प्रेड जो रेफर करता है वो रेफर करता है कि हमारे पास आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड सिस्टम्स हैं, ठीक है, कई सारे मिलियन सिस्टम हैं और आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड हैं। लेट्स से हमारे पास एक जार है, और हर जार में हमारे पास एक बॉल है जो टू एंड फ्रो मूव कर रही है जार की दीवारों से टकरा के। तो आप बिल्कुल उसको आइडेंटिकली प्रिपेयर करें कि उनकी सबकी जो इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी हो सब कुछ सेम हो। तो फिर आप बायक वक्त उन पे जो मेजरमेंट करेंगे उसकी मेजरमेंट के जो रिजल्ट्स होंगे वो आप जब प्लॉट करेंगे वो आपको नजर आएंगे कि लेट से हमारे पास जो कुछ स्टूडेंट ने जो पोजीशन मेजर की है वो 2 आई है, ठीक है, बॉल की। तो आप ये नंबर ऑफ वो है मेजरमेंट्स जो टू जिनकी वैल्यू 2 आई है, ये नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है जिनकी वैल्यू शायद 2.1 आई है, ये मेजरमेंट्स वो वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2.2 आई है। तो ये जो वर्टिकल हमारे पास एक्सिस है वो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ज़्यादा होंगी हमारे पास वो जो वहाँ पे पीक लाई करेगी, ठीक है। तो कम ये सर्टेन होने का मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो पीक आए स्प्रेड ज़्यादा ना हो, कि जो आप मेजरमेंट जो भी स्टूडेंट्स मेजर करें वो सब की जो वैल्यूज हो करीब करीब आए, ठीक है। और अगर आपके पास सबकी वैल्यू दूर दूर आती है जैसे कि ये है, तो हम कोई वसूख से नहीं कह सकते कि जो आपके पास पोजीशन है इसकी बॉल की वो 8 है, ठीक है, क्योंकि स्प्रेड है, इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो अनसर्टेनिटी रिलेशन हमें ये कहता है कि अगर आपके पास ये जो पीक है ये नैरो है पोजीशन स्पेस में, कि अगर पार्टिकल की पोजीशन वेल डिफाइंड है, पीक के नैरो होने का मतलब यही है कि वो पोजीशन वेल डिफाइंड है। तो जब आप मोमेंटम देखेंगे तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन होगा, उसका मोमेंटम इस तरह स्प्रेड होगा, जो मोमेंटम की जो वैल्यूज होंगी जो मेजरमेंट्स की वो दूर दूर स्प्रेड होंगी। तो मोर सर्टेन पोजीशन लेस सर्टेन विल बी द मोमेंटम। इसी तरह अगर आप मोमेंटम ऐसे जो प्रिपेयर करते हैं सिस्टम को कि उसका मोमेंटम डिफाइंड हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, मोमेंटम में उसकी अनसर्टिनिटी कम होगी, जो स्प्रेड होगा वैल्यूज में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स मेजर करेंगे उसमें कम होगा, तकरीबन सारे जो स्टूडेंट होंगे वो बराबर बराबर वैल्यू मेजर करेंगे, तो उनमें स्प्रेड कम होगा, तो मोमेंटम स्पेस में आपको पीक नजर आएगी। लेकिन फिर पूरी उसकी कॉस्ट ये होगी कि पोजीशन स्पेस में आपको स्प्रेड ज़्यादा नजर आएगा, तो पोजीशन उसकी जो होगी वेल डिफाइंड नहीं होगी, कि एक स्टूडेंट कुछ मेजर, हर स्टूडेंट वैल्यू एक ही मेजर करेगा, ठीक है। तो एक स्टूडेंट कोई वैल्यू मेजर कर लेगा 16, एक स्टूडेंट मेजर करेगा 0, एक स्टूडेंट मेजर करेगा 4, 8। तो ये इस वजह से स्प्रेड ज़्यादा होगा। लेकिन जो मोमेंटम मेजर करेंगे स्टूडेंट उसी पार्टिकल का, उसमें देखेंगे सबकी वैल्यू बहुत करीब करीब है। तो इसका मतलब होता है स्प्रेड, कि एक जो है आप वेरिएबल जब मेजर करते हैं तो वो
आपको मिलती है शार्प पीक, यानी कि जो भी सारे स्टूडेंट हैं वो तकरीबन बराबर बराबर वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, तो उसका जो कॉन्जुगेट वेरिएबल होगा उसमें स्प्रेड नज़र आएगा आपको, और वो जो होगी उसमें अनसर्टिनिटी ज़्यादा होगी, वो सब की वैल्यू दूर दूर होगी। जितनी ये पीक नैरो होगी उतनी ये स्प्रेड होगी, ठीक है, इस रिलेशन के मुताबिक। जितनी ये पीक नैरो होगी मोमेंटम स्पेस में, ये तो पोजीशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको मोमेंटम कर लें, पी एक्स है, तो मोमेंटम स्पेस में जितनी ये नैरो होगी उतनी ही ये पोजीशन स्पेस में स्प्रेड होगी, और जितनी अगर आप पोजीशन स्पेस में इसको नैरो कर लें तो ये मोमेंटम स्पेस में वाइड हो जाएगी, ठीक। हाँ, ये लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये देखें ये लोअर लिमिट है, लेकिन अपर लिमिट नहीं है। आप चाहें तो दोनों में अनसर्टिनिटी ज़्यादा कर लें, आप दोनों का स्प्रेड जो है ना वो पीक का दोनों की जो मेजरमेंट्स के जो रिजल्ट हैं उनको स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इसको आप वाइड कर लें, इसको वाइड कर लें, तो अपर लिमिट नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड एग्जिस्ट कर सकता है, देखें अपर लिमिट नहीं है। लेकिन लोअर लिमिट है कि आप खास हद तक, एक खास हद तक ही वैल्यूज़ को, जो स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कॉस्ट होगी कि आपका दूसरा जो कॉन्जुगेट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज में स्प्रेड ज़्यादा आता चला जाएगा, ठीक। और जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डिटेल मैंने अभी तक एक्सप्लेन की है, वो ये, इफ़ यू हैव स्पाइक इन मोमेंटम देन एक्स विल बी वाइडली स्कैटर्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक डिटेल्ड प्रॉब्लम देखेंगे, जो हम अभी तक जितने भी हमने ये चैप्टर डिस्कस किया है उस सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे उस एग्जांपल में।